मुगल काल में सिर्फ बादशाहों या फिर उनके जागीरदारों और करीबियों को ही पैसे नहीं मिलते थे, बल्कि मुगल बादशाह अपनी बेगमों और शहजादियों के लिए भी सैलरी का पूरा इंतजाम करते थे। यह सैलरी लाखों रुपयों में होती थी, जिसके दम पर मुगल बेगमें पूरी शान शौकत से रहती थी। इसके साथ ही रानियां और राजकुमारियां व्यापार भी करती थीं। सैलरी देने की इस परंपरा को खुद बाबर ने शुरू किया था। ये सैलरी कैसे और कितनी होती थी, कौन मुगलों की सबसे अमीर रानी या शहजादी हुआ करती थी, ये सब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। भारत में पहला मुगल बादशाह था बाबर। उसने ही सबसे पहले अपनी रानियों, राजकुमारियों या फिर शहजादियों और उनके हरम में काम करने वाली बाकी महिलाओं के लिए एक सैलरी का सिस्टम शुरू किया। ये शुरुआत उसने इब्राहिम लोदी की माँ से की थी, फिर बाकी सबका नंबर आया। ये सैलरी सबके लिए अलग अलग हुआ करती थी। कुछ रानियां और शहजादियों को लाखों रुपए मिलते थे, तो कुछ को बेहद कम रुपए मिलते थे। ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की रिसर्च मैगजीन हिस्ट्री में डिटेल में बताया गया है कि ये पेमेंट होती कैसे थी। मुगल शाही महिलाओं को जनरली कैश में सैलरी देते थे, लेकिन जिन महिलाओं की सैलरी ज़्यादा होती थी उन्हें आधी सैलरी कैश में मिलती थी और बाकी की सैलरी के बराबर की जागीर और चुंगी के अधिकार उन्हें मिलते थे। अब जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले बाबर ने परंपरा शुरू की थी, उसने इब्राहिम लोदी की माँ को एक परगना जागीर के रूप में दिया था, जहाँ से एक साल में 7 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई होती थी। आगे चलकर बाकी के मुगल बादशाहों ने भी यही परंपरा अपनाई। हुमायूं के काल में भी सैलरी और जागीर देने का जिक्र मिलता है। अकबर के काल में महिलाओं को सैलरी दी जाती थी, लेकिन जागीर दिए जाने का कोई जिक्र नहीं मिलता। वहीं जहांगीर के टाइम पर महिलाओं को जागीर और सैलरी बढ़ा चढ़ा कर दी जाती थी। यही परंपरा शाहजहां ने भी फॉलो की। ये सैलरी बढ़ती भी रहती थी टाइम टाइम पर। मुगल बादशाह हरम की महिलाओं को कई इंपॉर्टेंट मौक़ों पर भी बहुत महंगे महंगे उपहार दिया करते थे और मोटी रकम भी देते थे। उदाहरण के लिए शाहजहां की बेटी जहांआरा को टोटल 7 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी। आज के हिसाब से ये रकम अरबों में होती है। जब उनकी मां मुमताज महल की मौत हुई तो जहांआरा की संपत्ति का आधा हिस्सा यानी करीब 50 लाख रुपए उन्हें मिले और जहांआरा की 7 लाख की सैलरी बढ़कर 11 लाख हो गई। साल 1666 में औरंगजेब ने जहांआरा के सालाना भत्ते में 6 लाख रुपए और बढ़ाए और इससे उसकी एनुअल इनकम 17 लाख हो गई। इसके अलावा जहांआरा को सैलरी के रूप में कई जागीरें मिली थी। इसमें पानीपत के पास की एक जागीर से उसे करोड़ों का रेवेन्यू मिलता था। इसके साथ ही सूरत बंदरगाह से मिलने वाला टैक्स भी जहांआरा को इनाम के तौर पर मिलता था। इस तरह से जहांआरा की कुल मिलाकर सालाना सैलरी 30 लाख रुपए से भी ज्यादा थी, जो आज के टाइम में 150 करोड़ से ऊपर होता है। कहा जाता है कि मुगल सल्तनत में सबसे ज्यादा पैसे जहांआरा बेगम खर्च भी करती थी, जो कई बड़े इवेंट्स में लाखों रुपए खर्च कर देती थी। शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं, इसका नक्शा जहांआरा बेगम ने अपनी देखरेख में बनवाया था। उस समय का सबसे सुंदर बाजार यानी कि चांदनी चौक भी उन्हीं की देन है। मुगल दरबार में उनकी बहुत इज्जत हुआ करती थी। सैलरी देने के अलावा यहाँ पर आपको बताऊं कि सैलरी रोकने का किस्सा भी है। औरंगजेब अपनी बेटी जेबुनिसा को 4 लाख रुपए सालाना देता था, लेकिन जब वो अपनी बेटी से नाराज हुआ तो उसने इसे रोक लिया। दोस्तों, ये तो हो गई सैलरी की बात। अब आते हैं इस चीज पर कि मुगल काल में ज्यादातर बेगमें ट्रेड में भी दिलचस्पी लेती थी। इसमें सबसे आगे थी नूरजहां और अकबर की पत्नी मरियम उज जमानी। इन बेगमों ने कपड़ों और नील के व्यापार में पैसा लगाकर बहुत मुनाफा कमाया। इस मुनाफे और सैलरी की बदौलत मुगल बेगमें बेहद शान शौकत के साथ रहा करती थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुगल बेगमों को मिलने वाली सैलरी की और उनकी अमीरी के किस्से की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।